Hello everyone, this is Umesh and you are watching New Ed. तो हमने पिछली वीडियो में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, पार्ट ऑफ स्पीच, और आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्रिया। तो क्रिया होती क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड or a combination of words that indicates action or a state of being or condition। मतलब कह रहा है कि जो हमारी क्रिया होती है वो एक वर्ड है जो कि हमारे कंडीशन को बताती है, या क्या हम करने वाले हैं वो बताती है, या फिर ये बताती है कि सब्जेक्ट जो है वो कौन सी क्रिया परफॉर्म करने वाला है। तो ये हमारा जो है क्रिया है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जेकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, जो है जेकब जो है सुबह में वॉक करता है। तो इसमें क्या है कि ये जो क्रिया इसमें हमारी है वो है वॉक्स, और यहाँ पे जो वॉक्स है वो हमारा एक यूजुअल वर्ब की तरह कर रहा है, कि मतलब एक यूजुअल एक्टिविटी है, वो है वॉक्स। तो अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है माइक इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें गोइंग है, ये गोइंग जो है हमारा, ये हमारी वर्ब है, हमारी क्रिया है, जिसमें ये जो है वो बता रही है कि माइक इज़ गोइंग टू स्कूल। दैट मीन्स ये उसके कंडीशन है, एक कंडीशन है उसकी, कंडीशन ऑफ एक्शन, कि वो स्कूल जा रहा है, उसकी कंडीशन है कि वो स्कूल जाएगा। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे भी जो क्रिया है वो है वॉक, जो कि एक हमारी नेगेटिव एक्शन है, कि मतलब वो नहीं करना चाहता है वॉक। तो यहाँ पे जो है हमारा नेगेटिव एक्शन है। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है एना इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पे वर्ब जो है हमारी वो है इज़, और यहाँ पे जो इज़ है वो यहाँ पे उसके अच्छी होने के स्टेट को दिखाया गया है। सो यहाँ पे एक स्टेट ऑफ बीइंग की तरह यूज़ किया गया है। तो ये हमारी क्रियाएं हैं, और जो हमारी क्रिया होती है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होती हैं, और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं सेंटेंस के जिनसे वो रिलेटेड होती है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, पर्सन हो गया, नंबर हो गया, टेंस हो गया, और मूड कैसा है किसी व्यक्ति का, उस पर डिपेंड करती है क्रिया, और वॉइस पे भी डिपेंड करती है कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। हमारे क्रिया की जो बेसिक फॉर्म्स होती हैं वो 6 होती हैं। पहली है बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म वो होती है जिसमें फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। तो जब चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड कहता है तो उसमें जो हमारा चिल्ड्रन है वो हमारा सब्जेक्ट है, और प्ले जो है वो हमारी क्रिया है। तो यहाँ पे ये जो है प्ले, ये क्रिया जो है हमारी बता रही है कि मतलब इसमें कोई भी वर्ड जुड़ के नहीं, ये सीधा सीधा एक बेसिक फॉर्म में लिख दिया गया है प्ले, मतलब खेलते हैं। अगली जो हमारी फॉर्म है वर्ब की वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसमें जो है क्रिया के पहले किसी प्रीपोजिशन लाइक टू को ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हम टू यूज़ करते हैं। तो जैसे हो जाता है कि मतलब अभी हमने एग्जांपल जो लिया था कि चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, तो चिल्ड्रन हैव टू प्ले इन द फील्ड। अगर इस तरह का होता तो यहाँ पे हमारे पास जो होता वो होता है टू प्ले। तो यहाँ पे टू प्ले जो है ये हमारा, ये भी यहाँ पे देखिए ये बेस फॉर्म में है, लेकिन इसके पहले टू प्रीपोजिशन लग गया जिसकी वजह से ये इन्फिनिटिव में चेंज हो गया। तो अगला जो हमारा है वो हम अगला जो फॉर्म है हमारा वो पास्ट टेंस है। मतलब क्या है? पास्ट टेंस। तो जब पास्ट टेंस की बारी आती है तो इसमें हम जानते हैं कि मतलब इसमें बीत चुका होता है जो चीज़, उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे क्रिया का फॉर्म भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मतलब कल वे फुटबॉल खेले। तो यहाँ पे जो प्लेड है वो हमारी क्रिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए बेस फॉर्म प्ले था, उसमें ईडी जोड़ दिया गया जिसकी वजह से ये प्लेड हो गया। तो जब ये प्लेड हो गया तो ये हमारा जो है वो पास्ट टेंस के फॉर्म में आ जाता है। तो अगला जो हमारा वो है पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल आई हैव ईटेन अ बर्गर। इसमें भी पास्ट का ही होता है, लेकिन ये जो पास्ट टेंस था उससे अलग हो जाता है। तो जब पास्ट पार्टिसिपल आता है तो इसमें हमारा आता है ईटेन। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में तुम्हारा ईटेन होता है, ईटेन लिया गया है, ठीक। तो ईटेन जो है खा लिया। तो ये इसका बेस फॉर्म जो होता है हमारा वो होता है ईट, ठीक। तो ईट है
तो ईट के मतलब ईट के ही सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ईट, एट और ईटन। तो ईटन यहाँ पे थर्ड फॉर्म को लिया गया है। तो जो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जो है काम जो है वो हो चुका है। तो ये हमारी जो ईटन है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है। अगला जो हमारा है वो है, अगली जो फॉर्म ऑफ क्रिया है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कि जिसमें कार्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मैंने उनको देखा कि वो उनके साथ खेल रहा था आज। तो मतलब ये आज की ही बात है कि ज़्यादा पुराना नहीं है, पास्ट नहीं है, वो हमारा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एकदम अभी सामने नहीं हो रहा है लेकिन हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट में हुआ है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है हमारा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है। ओके, अब हमारा जो अगला वर्ब है फॉर्म का वो जीरंड है। कि जीरंड हमने पढ़ा था, जीरंड नाउन में, जिसमें क्रिया में आईएनजी जोड़ के बना दिया जाता है, तो उसे हम जीरंड कहते हैं। तो स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे स्विमिंग जो है हमारा ये एक जीरंड है जो कि स्विम से बना है। स्विम में आईएनजी जोड़ के बना दिया गया उसको स्विमिंग। ओके, तो ये थे हमारे 6 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और आगे चलिए हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो पहला जो टाइप है वो हमारा बेस वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर स्ट्रॉन्ग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज, मॉडल्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स एंड इरगेटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स, डिलेक्सिकल वर्ब्स, स्टेटिव और स्टेट वर्ब्स, दैट हाउ कि वो किस स्टेट में है। उसके बाद आता है डायनेमिक वर्ब्स, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, पार्टिसिपल वर्ब्स, जीरंड्स एंड इन्फिनिटिव्स। तो चलिए अब इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला हमारा था, तो जो हमारी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है बेस वर्ब, मतलब कि जो बेसिक वर्ड होगा वर्ब का वो हमारा बेस वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल द बेस वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब वेयर इट हैज़ नो एंडिंग एडेड टू इट, ing, ed, n। इसका कहने का मतलब है कि वर्ब जिसके अंत में ed, ing या en ना लगा हो, मतलब कि वो जैसी है वैसी ही उसको लिख दिया जाए या सेंटेंस में यूज़ कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें जो हमारा गो है ये हमारी क्रिया है। तो ये जो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके गो में कोई भी लास्ट में कोई भी किसी भी तरह का सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है, ना तो es, ना तो s, ना तो es, ना तो ing, ना तो ed, ना तो en। तो ये हमारा जो है ये बेस फॉर्म में आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू रन अ माइल एवरी मॉर्निंग, इसमें जो हमारा रन है ये भी क्रिया है, इसके भी लास्ट में कोई भी सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगला है डू योर होमवर्क। तो यहाँ पे डू जो है, यहाँ पे ये होमवर्क को करने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पे डू के लास्ट में भी कोई सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है वो है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स मतलब वीक वर्ब्स। तो यहाँ पे द वर्ब दैट फॉलोज द मोस्ट यूजुअल कंजुगेशंस आर कंसिडर्ड एज रेगुलर वर्ब्स। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वर्ब्स हैं वो जो भी यूजुअल कंजुगेशंस यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर वो चेंज हो जाता है तो वो होती है हमारी रेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रेहान प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे जो रेहान है वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा प्ले बेस फॉर्म में एस लगा के उसको चेंज कर दिया गया। टैम कॉल्ड आउट माई नेम, तो मतलब टैम ने मेरा नाम पुकारा, तो यहाँ पे टैम कॉल्ड आउट माई नेम, तो यहाँ पे जो है कोई भी वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल्ड है, कॉल इसमें हमने ईडी लगा के इसको जोड़ दिया, मतलब सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे कॉल में ईडी जुड़कर वो हो गया, इसलिए ये जो कॉल है यहाँ पे इस सेंटेंस में कॉल्ड हमारा रेगुलर वर्ब है। अगला एग्जांपल है यू रियली वॉकड ऑल द वे बैक, मतलब कह रहा है तुम सच में पूरा रास्ता चल के आए। तो यहाँ पे भी जो हमारा वॉकड है, वॉक वर्ब में ईडी जोड़ के बनाया गया है, तो यहाँ पे जो हमारा वॉकड है
ये एक रेगुलर वर्ब है। तो अगली जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है इरेगुलर वर्ब्स। तो इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं द वर्ब्स दैट हैव इरेगुलरिटीज इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग द ग्रामर रूल्स। कहने का मतलब है कि जो वर्ब्स ग्रामर रूल्स को फॉलो करने में इरेगुलरिटीज दिखाती हैं उन वर्ब्स को हम जनरल तौर पे इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डू द डिशेस। तो यहाँ पे डू जो है ये हमारी क्रिया है और ये हम एक तरह से जो ग्रामर होता है उसमें हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, तब ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले डू दे दिया है, क्रिया आ गई है, और जो डिशेज हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाद में आया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरीके की जो रूल्स हैं ग्रामर के उनको फॉलो करने में इरेगुलरिटीज जो दिखाती हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो उसी तरह से आई हार्डली एवर ड्रिंक इनफ वाटर। तो यहाँ ड्रिंक क्रिया जो है वो बीच में आई है और रूल्स को फॉलो नहीं करती है। उसी तरीके से शी ड्रो ऑल द वे बैक। तो हमारी जो अगली वर्ब है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। द मेन वर्ब या बेस वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिटिंग राइट आफ्टर इट वुड बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कहने का इसका ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके जस्ट बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पे वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये जो सेंटेंस होंगे ट्रांजिटिव वर्ब वाले वो पूरे ऑब्जेक्ट को लेकर पूरे बनते हैं। जैसे द प्यून रिंग्स द बेल। यहाँ पे रिंग्स जो है ये हमारी क्रिया है, रिंग्स द बेल। यहाँ पे द बेल जस्ट आफ्टर दी वर्ब आया है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द प्यून रिंग्स द बेल। सेम यहाँ पे है ही एंडेड। एंडेड यहाँ पे ख़त्म की द स्टोरी दर। तो यहाँ पे भी ये जो है जस्ट बिफोर दी ऑब्जेक्ट आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले आया है, या हम कह सकते हैं इसके जस्ट बाद ये स्टोरी आई है हमारी ऑब्जेक्ट। सेम टू सेम एग्जाम्पल में भी है ही गेव मी अ बुक। यहाँ पे गेव जो है ये हमारा क्रिया है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी के पहले आ रही है। तो ये होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले ही हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स आती हैं। तो अगला जो है हमारा वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब है कि द मेन वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड राइट आफ्टरवर्ड एंड रादर देयर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज मेंशन्ड समवेयर इन द लाइन, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब है कि इसमें जो है कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कहीं भी लाइन में मेंशन किया होगा, लेकिन यहाँ पे रिवील करता हुआ कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो हमारी वर्ब होगी उससे ही जो सेंटेंस है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आई लाफ्ड, मैं हंसा। यहाँ पे जो लाफ्ड है वो हमारी क्रिया है और यहाँ पे ये इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसे ही है जॉन रैन, द बेल रिंग्स, द डोर ओपन्स, द स्टोरी एंडेड देयर। तो यहाँ पे जो देयर है वो ऑब्जेक्ट है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये थी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अगली जो वर्ब है वो हमारी है वीक वर्ब। कहने का मतलब है द वर्ब दैट इज एंड with D or T in their past indefinite and past participle forms are weak verbs। कहने का मतलब है कि अगर क्रिया के अंत में D या फिर T होता है तो उस क्रिया को हम weak verb कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल spend, spent, यहाँ पे T आया लास्ट में इसलिए ये हमारा weak verb है। वैसे ही है learn, learned। तो अगली जो हमारी वर्ब है वो है strong verb। Strong verb are those in which the vowels in the stem of verb changes from I to A to U in present indefinite to past indefinite to past participle form of verbs। कहने का मतलब है कि अगर क्रिया के स्टेम में क्रिया में जो वॉवेल्स होते हैं वो I से A में या A से U में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिंग, रैंग, रंग। यहाँ पे I जो था वो A में चेंज हो गया, फिर I जो था वो U में चेंज हो गया। रिंग, रैंग, रंग। सेम रन, रैन, रन। यहाँ पे ड्रिंक में देख लें तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो इसी तरह से ये हमारी होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसमें जो वॉवेल्स आते हैं क्रिया में वो चेंज हो जाते हैं आई से ए या यू में। सो आवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज
फाइनाइट वर्ब्स। सो कह रहा है कि फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स दैट आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द सेंटेंस। It is a form of verb that is performed by or refers to a subject and uses one of the 12 tense and changes according to the number person of the subject. So यहाँ तो मतलब इसका कहने का ये है कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये सेंटेंस की रूट होती हैं और इनका जो प्रयोग होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार ये चेंज हो जाती हैं और फिर सब्जेक्ट का नंबर या वो कौन से पर्सन का है उसके हिसाब से भी चेंज हो जाती हैं। और ये स्टेट या मतलब ये रेफ़र करती हैं कि कर्ता जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के स्टेट को रेफ़र करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं है एलेक्स वेंट टू स्कूल। एलेक्स जो है वो स्कूल गया, वेंट टू स्कूल। यहाँ पे वेंट जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ये रूट है, ये एविडेंस है, ये एविडेंट बता रहा है कि जो कर्ता यानी कि एलेक्स है वो स्कूल गया। तो यहाँ पे जो एलेक्स है वो स्कूल गया, यहाँ पे वेंट जो है वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। सो अगला एग्जांपल है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो यहाँ पे जो इज़ है ये हमारी वर्ब है और ये जो इज़ है ये बता रही है ही हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसके सिचुएशन को बता रही कि वो एक बेस्ट प्लेयर है, उसके रिफ़र कर रही है इसको कि वो एक अच्छा प्लेयर है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। कहने का मतलब है कि वो एक्चुअल नाउन नहीं होती है, उनमें उनका कार्य जो होता है वो एक्शन का नहीं होता है और ये जो है वर्ब सेंटेंस में वर्ब की तरह नहीं काम करती हैं बल्कि या तो वो एक संज्ञा की तरह या एक विशेषण की तरह या एक क्रिया विशेषण की तरह कार्य करती हैं। दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये भी है कि ये क्रियाएं जो है वो सब्जेक्ट के नंबर या वो कौन से पर्सन का है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होती हैं। कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह फाइनाइट वर्ब्स से अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले। यहाँ पे देखिए ये वेंट जो है ये क्रिया है और जो प्ले है ये भी एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो वेंट है एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, तो यहाँ पे जो वेंट है ये हमारा जो आ जाएगा फाइनाइट वर्ब में आ जाएगा, लेकिन जो प्ले है वो नॉन फाइनाइट में आएगा क्योंकि ये जो प्ले है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एलेक्स होता या मान लीजिए अगर यहाँ पे दे कर दिया जाता तो यहाँ पे हो जाता दे वेंट अब्रॉड टू प्ले। यहाँ पे जो प्ले है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसे ही है। तो ये हमारा जो इसमें प्ले है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला सेंटेंस है प्लेइंग क्रिकेट इज ऑन, सॉरी यहाँ पे हिज होगा, प्लेइंग क्रिकेट ही इज़ हिज ओनली जॉब। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्रिकेट खेलना है, प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज ओनली जॉब। यहाँ पे जो प्लेइंग है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये जो प्लेइंग है वो एक स्टेट को बता रहा है कि क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज ओनली जॉब। ठीक, अगला जो सेंटेंस है वो है वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पे जो क्रिया है वॉकिंग ये हमारा एक जीरंड की तरह यूज़ हुआ है कि वॉक कर रहा है। तो हमारी जो अगली क्रिया है वो है एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स और एक्शन वर्ब्स कैन मेक द लिसनर और रीडर फील इमोशंस, सी सीन्स मोर विविडली एंड एक्यूरेटली। कहने का मतलब है कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ये वर्ब्स जो होती हैं वो लिसनर या जो रीडर है उसको ऐसा फील करा सकती हैं कि इमोशन उसके अंदर कौन सा है और जो सीन्स है जिसके बारे में बात की जा रही है उसको और एक्यूरेटली देख सकेगा। तो जो हमारी ये एक्शन वर्ब्स होती है वो या तो ट्रांजिटिव हो सकती हैं या इंट्रांजिटिव। कहने का मतलब है कि या तो वो ऐसा तक पहुँच कर रुक जाए या फिर क्या कहते हैं वो ऑब्जेक्ट तक जाए। तो जैसे ट्रांजिटिव में होता है आई पेंटेड द कार, यहाँ पे आई जो है पेंटेड है, ये एक्शन को बता रहा है कि कौन सा एक्शन किया। एक्शन क्या किया उसने, पेंट किया। किसको किया, द कार को। तो यहाँ पे आई पेंटेड द कार, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के ट्रांजिटिव है। और अगला जो है हमारा इंट्रांजिटिव वो है शी स्माइल्ड। यहाँ पे स्माइल्ड जो है उसमें एक्शन बता रहा है कि उसने स्माइल किया, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है, शी स्माइल्ड। तो ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब इज सफिशिएंट टू मेक अ सेंटेंस, बट सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लो, शी सब्जेक्ट प्लस स्माइल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ये एक हमारा बन गया शी स्माइल्ड, एक कंप्लीट सेंटेंस जिसका मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब ले लें, जैसे आई पेंटेड, अब आई पेंटेड खाली हम यहाँ पे रखते तो हमको कुछ पता ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं निकलता। जैसे आई पेंटेड है, मैंने पेंट किया, क्या किया कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए द कार ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट ज़रूरी है जिसका इफेक्ट जो एक्शन किया जा रहा है उसका पड़े, जैसे आई पेंटेड द कार। तो अगली जो हमारी वर्ब है वो है लिंकिंग वर्ब्स। सो लिंकिंग वर्ब्स, अ लिंकिंग वर्ब adds details about the subject of a sentence. It creates a link between subject and complement, यानी कि जो डिटेल बताई गई है instead of showing action। मतलब कह रहा है कि लिंकिंग वर्ब जो होती है वो हमारा सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स और ऐड कर देती है, कि जबकि मतलब ये एक लिंक बनाती है जो हमारा सब्जेक्ट और जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया होता है उन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें और भी पता चलता है सब्जेक्ट के बारे में, और ये किसी भी एक्शन को नहीं दिखाती है। तो जनरली जो हमारा बी वर्ब्स यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर ये होते हैं, ये जनरली जो है लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लेकिन कभी कभी अदर वर्ब्स लाइक एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, सीम एट्सेट्रा ये भी यूज़ किए जा सकते हैं लिंकिंग वर्ब्स की तौर पे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, मतलब कह रहा है कि वो गेम खेलने के लिए तैयार लग रही है। मतलब कि यहाँ पे अपीयर्स जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम की जगह शी इज़ रेडी फॉर द गेम भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे शी अपीयर्स जो है, अपीयर्स वो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ, यहाँ पर हम इज़ भी यूज़ कर सकते थे। ठीक, तो इस तरह से ये हुआ। अगला है द फूड सीम्ड डिलीशियस, यहाँ पे कह रहा है कि जो भोजन था वो अच्छा लगा। तो यहाँ पे फूड सीम्ड की जगह इज़ भी हम कर सकते हैं या वॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए पास्ट में उसने खाया था तो वॉज बोल सकता है, तो द फूड वॉज डिलीशियस। अब प्रेजेंट में खाया किस बात कर रहा है, तो द फूड इज़ डिलीशियस। तो यहाँ पे सीम्ड भी एक लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अगला है यू लुक हैप्पी, मतलब तुम खुश दिख रहे हो। तो यहाँ पे लुक तुम खुश दिख रहे हो, या हम ये भी कह सकते हैं तुम खुश हो। तो यू लुक हैप्पी की जगह हम यू आर है हैप्पी भी कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे लुक जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है, जो उसकी कॉम्प्लीमेंट हैप्पी है उसको बता रहा है। उसी तरह यहाँ पे फूड का कॉम्प्लीमेंट डिलीशियस था, उसको जोड़ने के लिए सीम का किया गया है। उसी तरह रेडी है शी, और वो उसका रेडीनेस दिखा रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट है रेडीनेस कि वो रेडी है, उसको जोड़ने के लिए अपीयर्स का यूज़ किया गया है, इसलिए ये वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स है। तो हम अपने अगले वर्ब की तरफ बढ़ते हैं जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं एक्चुअली, जो विच एक्सटेंड द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये मेन वर्ब की मदद करती हैं ताकि उसको और एक्सटेंड किया जा सके, और फिर जो वहाँ पे किया जा रहा है कार्य उसकी पॉसिबिलिटी और उसके टाइम और उसके टेंस को बताया जा सके। फॉर एग्जांपल बी वर्ब्स जैसे इज़, एम, आर, वर, वॉज एट्सेट्रा, और हैव और डू। तो यह मतलब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो हमको जानना चाहिए, जो हमको याद रखना चाहिए। जैसे यूज्ड इन कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस, तो ये जो जो ये ऑक्सिलरीज हैं इनको या तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है या फिर परफेक्ट टेंसेस में। तो और जो अगला है हेल्प मेन वर्ब्स अनलाइक लिंकिंग वर्ब्स वर्किंग एज मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये जो है ये मेन वर्ब्स की हेल्प करती हैं उसको एक्सटेंड करने में, ताकि वो जो कार्य किया जा रहा है उसको उसके टाइम को, उसके टेंस को या उसकी पॉसिबिलिटी क्या उसको बताने के लिए। जबकि लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं उसमें वो वर्ब्स ही मेन वर्ब का काम करती हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे एलेक्स जो है वो स्कूल जा रहा है,
तो गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे इस जो है वो गोइंग को एक्सटेंड कर दिया गया है और कि वो जिससे वो और बता सके कि वो स्कूल जा रहा है। तो एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, इसमें इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, अगला सेंटेंस एग्जांपल ले लेते हैं जो है आई हैव सीन अ मूवी। यहाँ पे उसने मूवी को देखा है, सीन अ मूवी, बट यहाँ पे हैव जो है लगा दिया गया है ताकि और भी उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे जो हैव है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। अगला सेंटेंस है डू यू ड्रिंक टी। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने के लिए डू का प्रयोग किया गया है जो कि एक ऑक्सिलरी है। तो यहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटी को ही जानने के लिए पूछा गया है क्वेश्चन कि वो चाय पीता है या नहीं। तो यहाँ पर डू जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। अगली जो हमारी वर्ब है वो है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जो इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। इट असिस्ट्स द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब है कि ये जो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स होती हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक काइंड होती हैं जो असिस्ट करती हैं मेन वर्ब को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऑब्लिगेशंस क्या हो सकती हैं, एबिलिटी क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती हैं, परमिशन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ यहाँ पे मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, आउट टू और शैल और शुड एट्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सी हैं जो मॉडल वर्ब्स हैं। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सेंटेंस में, जैसे शी कुड कॉल हिम। शी कुड, यहाँ पे कुड जो है उसकी एबिलिटी को या यहाँ पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है कि शी कुड कॉल हिम, वो उसको बुला सकती है। तो यहाँ पे या तो पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर उसकी एबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे कुड जो है एक हमारा मॉडल वर्ब है। उसके बाद है दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन। यहाँ पे कह रहा है उनको जीतने के लिए उनका सबसे अच्छा गेम खेलना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मस्ट है वो एक्सपेक्टेशन को या ऑब्लिगेशन को बता रहा है कि उनको वही गेम खेलना चाहिए तभी वो जीत पाएंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मस्ट जो है वो भी एक मॉडल वर्ब है। अगला है आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। ये उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ जाएगा, आई विल गो देयर। तो यहाँ पे विल जो है वो एक मॉडल वर्ब है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब हमारी अगली वर्ब है। तो ये वर्ब्स होती हैं व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम एंड द वर्ब रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, दैट इज हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब। कहने का मतलब है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो वो एक ही हो और जो क्रिया हो उसका जो भी एक्शन आ रहा है उसका परिणाम जो है रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट पर पड़े, तो वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ डन इट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो है ही हैज़ डन इट हिमसेल्फ, यहाँ पे जो उसने किया है हैज़ डन इट, जो भी किया उसने हिमसेल्फ खुद से किया है। तो यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब है वो हैज़ डन इज़ अ रिफ्लेक्सिव वर्ब, जो कि यहाँ पे उसका परिणाम जो है उसी पर पड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल वॉच इट माई सेल्फ। यहाँ पे जो वॉच है ये इसके इम्पैक्ट को रिफ्लेक्स कर रहा है वापस सब्जेक्ट पर, इसलिए यहाँ पे जो वॉच है आई विल वॉच ये हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ठीक, और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का जो यूज़ होता है वो अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले होता है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं तभी जो है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब हमारा होता है। जैसे प्रोनाउंस जैसे हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्व्स एट्सेट्रा, इसी तरीके का होता है। सो अगली जो हमारी वर्ब है वो है फ्रेजल वर्ब। एन इडियोमेटिक फ्रेज consisting of a verb and another element, most likely an adverb or a preposition, is phrasal verb। कहने का मतलब है कि एक फ्रेजल वर्ब वो होती है जिसमें एक इडियम होता है, इडियमिक फ्रेज होता है जिसमें हमारी एक वर्ब होती है और उस वर्ब के साथ एक एलिमेंट और जुड़ा हुआ होता है, वो या तो एडवर्ब होगा या फिर एक प्रीपोजिशन होगा, तो वहाँ पे हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स। कहने का यहाँ पे ब्रोक डाउन जो है, ब्रोक हमारी ये वर्ब हो गई और यहाँ पे जो डाउन है जो कि यहाँ पे इस ब्रोकिंग का हेल्प कर रहा है ताकि वो इसको फ्रेज बना सके। तो यहाँ पे ब्रोक डाउन जो है एक हमारा फ्रेज है, तो ये हमारी टोटल बन के हो जाती है फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे ये जो ब्रोक डाउन है ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यहाँ पे लुक डाउन अपॉन एक हमारा फ्रेजल वर्ब है।
यहाँ पे लुक जो हमारी वर्ब है और इसको फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए डाउन और अपान जुड़ गए हैं। ठीक, यहाँ पे आई विल सी टू इट, यहाँ पे सी को एक प्रीपोजिशन के साथ मिलके एक इडियोमेटिक फ्रेज बनाया है जिसको फ्रेजल वर्ब यहाँ पे कहेंगे। तो यहाँ पे आई विल सी टू इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। सो द नेक्स्ट type of verb is lexical verb. The lexical verb is the main or principal verb of a sentence which typically takes the major responsibility of a verb that represents the action of noun or pronoun. कहने का मतलब है कि जो lexical verb होती है वो main verb होती है हमारे sentence की, और वो typically वो सारा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, जो भी वो नाउन या प्रोनाउन जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले लेती है। जैसे ही रैन टू हिज फादर, तो यहाँ पे जो रैन है ये हमारा एक वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कर रहा है ही, मतलब यहाँ पे नाउन जो है ही है वो है, तो वो दौड़ रहा है। तो यहाँ पे रन जो है रैन पूरा रास्ते में मतलब अपने पिताजी के पास तक दौड़ के गया। तो यहाँ पे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दौड़ने की, इसको सारे की सारी इस क्रिया ने ले ली। उसी तरीके से आई लाफ्ड आउट लाउड, तो यहाँ पे जो लाफ्ड आउट है वो बहुत ही तेज़ी से हंसा, तो यहाँ पे भी लाफ्ड आउट भी एक लेक्सिकल वर्ब है। और इसी तरीके से ट्राइड, रीना ट्राइड हर बेस्ट, उसने अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश की, तो यहाँ पे ट्राइड जो होगा वो भी एक लेक्सिकल वर्ब है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसमें हमने देखा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं और किस तरह से वर्ब्स सेंटेंस में हम पहचान सकते हैं या बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी कुछ वर्ब्स जो है हमारी उनको देखना अभी रह गया है, जैसे कि वर्ब्स के फॉर्म्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, फिर पास्ट पार्टिसिपल कौन से हैं, पास्ट इंडेफिनिट कौन से हैं, वो हमको अभी देखना है। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे डिटेल में। सो इस वीडियो में इतना ही। वो बने रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।